Assalamualaikum. I am Sarat and you are watching 5Ws of English Literature. Dear viewers, आज का लेक्चर है एनालिसिस ऑफ कैंटो 1 ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक के कैंटो 1 की लाइंस हैं 148, स्टैंजाज हैं 6 जिनकी डिटेल है ये। Stanza 1 starts from line 1 to 26. Stanza 2 starting from 27 to 44. Stanza 3 starts from line number 45 to 66. Stanza 4 line number 67 to 90. Stanza 5 line number 91 to 114. And stanza 6 line number 115 to 148. राइम स्कीम ऑफ कैंटो 1। अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक को हेरोइक कपलेट्स में लिखा है। हेरोइक कपलेट्स आइएम्बिक पेंटामीटर्स में 2 राइमिंग लाइंस का एक यूनिट होता है और द रेप ऑफ द लॉक की एंटायर पोएम जो है वो हेरोइक कपलेट्स में लिखी गई है जो कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जैसे कि व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग्स, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट्स राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। इसमें जो पहली लाइन का एंडिंग वर्ड है वो स्प्रिंग्स है और नेक्स्ट लाइन जो है उसका एंडिंग वर्ड जो है वो थिंग्स है और ये दोनों वर्ड जो हैं जो एक दूसरे को राइम कर रहे हैं। मीटर स्कीम। अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक की हर लाइन में 10 सिलेबल्स हैं जो कि एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड पेयर्स की एक सक्सेशन में है और ये जो सक्सेशन है ये आइएम्बिक पेंटामीटर कहलाती है। जैसे कि वर्ड डायर, इसमें वर्ड जो है वो अनएक्सेंटेड है और डायर जो है वो एक्सेंटेड है, इन दोनों को मिलाकर 1 पेयर बना। ऑफेंस, इसमें ऑफ अनएक्सेंटेड और ऑफेंस जो है वो एक्सेंटेड है, इनको मिलाकर 2nd पेयर बना। इस तरह से ये 10 सिलेबल्स के पेयर बन गए। कैंटो 1 में जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं उनकी समरी ये है। नंबर 1 इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज, नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ द बेलिंडा, नंबर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरनेचुरल मशीनरी, नंबर 4 द रेम ऑफ बेलिंडा, नंबर 5 प्रेपरेशन ऑफ बेलिंडा फॉर द पार्टी। अब इन टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। एक नैरेटिव वॉइस जो है वो द रेप ऑफ द लॉक को ओपन करती है और पोएम की ओपनिंग ही से इसका मोक हेरिक स्टाइल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। अलेक्जेंडर पोप स्टार्टिंग लाइन ही से एपिक कन्वेंशन को मोक करना शुरू कर देते हैं और वो कन्वेंशनल एपिक सब्जेक्ट्स जो हैं वो लव और वार, इनको आयरॉनिक सेंस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पोएम में जो एमरस कॉजेज डिस्क्राइब किए गए हैं, एमरस कॉजेज जो आर रिलेटेड टू लव एंड अफेयर, वो उस ग्रीक हीरोज़ के ग्रैंड लव के कंपेरेबल नहीं है, बल्कि वो लव जैसा इमोशन का एक ट्रिवियलाइज्ड वर्जन जो है वो प्रेजेंट करते हैं। और जिन माइटी कॉन्टेस्ट की तरफ पोप एल्यूड करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वो आयरॉनिक सेंस में माइटी हैं, रियल में वो माइटी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ कार्ड गेम्स और फ्लर्टेशियस टसल्स हैं और वो एपिक ट्रेडिशंस की तरह ग्रेट बैटल्स नहीं हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर पोप इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज के जो एपिक सब्जेक्ट है उसको मोक करते हैं। अलेक्जेंडर पोप इन एपिक ट्रेडिशन की तरह गॉडेस को इन्वोक नहीं करते, बल्कि वो अपने फ्रेंड जॉन कैरल को एज अ म्यूज और गॉडेस के तौर पर एड्रेस करते हैं। जॉन कैरल अलेक्जेंडर पोप के फ्रेंड हैं जिनके कहने पर अलेक्जेंडर पोप ने ये पोएम लिखी है और ये पोएम एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। अगर आप इस इंसिडेंट की डिटेल लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर द रेप ऑफ द लॉक की प्लेलिस्ट में कैंटो 1 की वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो आपको इसकी जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, जो रियल इंसिडेंट है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि अलेक्जेंडर पोप ने जॉन कैरल को म्यूज़ और गॉडेस के तौर पर क्यों एड्रेस किया है। अलेक्जेंडर पोप ने जॉन कैरल को म्यूज़ और गॉडेस के तौर पर इसलिए एड्रेस किया है कि वो एपिक पोइट्री की जो ट्रेडिशन है, इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़, इसको यूज़ कर रहे हैं। अलेक्जेंडर पोप जो है वो 18वीं सेंचुरी से बिलोंग करते थे। 18वीं सेंचुरी में जो हर पर्सन था वो एपिक्स पोइट्री से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। इनफैक्ट 18वीं सेंचुरी के जो पीपल थे वो ग्रीस और रोमन कल्चर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, उससे लव करते थे। इसीलिए हिस्टोरियंस जो हैं वो 18वीं सेंचुरी को एज ऑफ न्यू क्लासिज्म के तौर पर याद करते हैं।
अब जो एंशिएंट ग्रीस और रोमन कल्चर था उसमें जो पीपल थे, जब वो कोई एपिक पोएट्री या लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखना चाहते थे तो वो इन्वोक को रिक्वेस्ट के लिए कॉल करते थे, उसको रिक्वेस्ट के तौर पर उसको कहते थे कि वो उनकी हेल्प करे ताकि वो उनको क्रिएटिव जीनियस के तौर पर उनमें जो क्रिएटिव जीनियस है वो उनके अंदर जो वो पैदा करें। तो इसके लिए वो म्यूज़ को हेल्प के तौर पर कॉल करते थे। अब ये म्यूज़ी जो हैं वो ग्रीक मिथोलॉजी में गॉडेस थी, 9 गॉडेस थी जो कि सारी सिस्टर्स थी, और इनके बारे में बिलीव किया जाता था ये जो 9 गॉडेस हैं ये मुख्तलिफ जो हैं साइंटिस्ट, डांसर्स, राइटर्स, पोएट्स, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स इनको इंस्पायर करती थी। जब भी कोई शख्स कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहता था या जो कोई भी राइटर कोई लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखना चाहता था या कोई थिंकर या फिलोसफर कोई ग्रेट साइंटिफिक और फिलोसफिकल थ्योरी डेवलप करना चाहता था तो वो अपनी जो गॉडेस है उसको हेल्प के लिए इन्वोक करता था, उससे रिक्वेस्ट जो है वो मांगता था। तो इसी तरह जब राइटर्स कोई पोएम लिखना चाहते थे तो वो अपनी जो पोइट्री की जो म्यूज़ है, जो यानी पोइट्री की जो गॉडेस है उसको इन्वोक करते थे, उससे रिक्वेस्ट मांगते थे। जो पोइट्री की गॉडेस थी उसका नाम था कैलियोपी। इसीलिए अलेक्जेंडर पोप ने जो एपिक पोइट्री है उसी के ट्रेडिशन को यूज़ किया है। उन्होंने भी म्यूज़ को इन्वोक किया है, लेकिन उन्होंने इस एपिक ट्रेडिशन को मोक किया है, उसको रियल सेंस में यूज़ नहीं किया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अलेक्जेंडर पोप ने एपिक ट्रेडिशन को मोक किया है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एपिक ट्रेडिशन को एक जो ट्रिब्यूट है वो प्रेजेंट किया है, क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि वो भी एपिक पोइट्री को, एपिक ट्रेडिशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम देखते हैं कि जो द रेप ऑफ द लॉक की फर्स्ट 12 लाइन्स हैं वो मॉक एपिक थीम को फॉलो कर रही हैं। वो इस तरह से कि वो फर्स्ट 12 लाइन्स में ग्रैंड और ट्रिवियल थिंग्स को जक्स्टा पोजिशनिंग के तौर पर प्रेजेंट कर रही हैं, यानी इसमें फर्स्ट 12 लाइन्स में ग्रैंड और ट्रिवियल थिंग्स को एक दूसरे के ऑपोजिट रखा गया है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में डायर ऑफेंस जो कि मीनिंग है, जिसका मीनिंग है हॉरिफिक क्राइम, इसके ऑपोजिट में एमरस कॉजेस मीनिंग कनेक्टेड टू लव एंड रोमांसिस, इसको रखा गया है। इस तरह से ये एक जस्टापोजिंग की गई है। और इसके साथ सेकंड लाइन में मार्टी कॉन्टेस्ट के ऑपोजिट में ट्रिवियल थिंग्स को रखा गया है। लाइन नंबर 11 में टास्क सो बोल्ड के ऑपोजिट में लिटिल मैन, और लाइन नंबर 12 में सॉफ्ट बॉसम के ऑपोजिट में माइटी रेज को रखा गया है, और ये एक जस्टा पोजिशनिंग की गई है। इस टेक्निक को अक्सर जो एज अ टूल ऑफ सटायर के तौर पर यूज़ किया जाता है। लाइन नंबर 13 to 19, इन लाइन्स में हम अपनी पोएम के हीरोइन बेलिंडा से मिलते हैं। दिन के 12 बज चुके हैं और बेलिंडा अभी तक अपने बिस्तर में सोई हुई है। लाइन नंबर 13 में अलेक्जेंडर पोप ने सन की पर्सोनिफिकेशन के लिए सोल के वर्ड को यूज़ किया है, और लाइन नंबर 14 में अलेक्जेंडर पोप ने बेलिंडा की ब्यूटी को शो करने के लिए एक मेटाफर को यूज़ किया है। उसने कहा है कि बेलिंडा की आंखें सूरज से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, एंड ओप्ड दोज आइज दैट मस्ट इक्लिप्स द डे। इसके बाद इन लाइन्स में हम देखते हैं कि हमें 18th सेंचुरी की जो अपर क्लास है उसका भी एक डिस्क्रिप्शन मिलता है, और हम 18th सेंचुरी के रिच और ब्यूटीफुल जो पीपल हैं उनकी लेजरली लाइफ का एक ग्लिम्स इन लाइन्स में देख सकते हैं। हमारी हीरोइन बेलिंडा भी 18th सेंचुरी की अपर क्लास से बिलोंग करती है। उसके पास भी 18th सेंचुरी की अपर क्लास की तरह एक लैप डॉग है, एक मेड है जो उसके लिए इसका ब्रेकफास्ट लेके आती है और उसको गेट ड्रेस्ड होने में इसकी हेल्प करती है। इसके साथ साथ बेलिंडा के पास एक फैंसी वॉच भी है। लाइन नंबर 20 to 114, बेलिंडा उठने की कोशिश करती है, लेकिन इसके जो गार्डियन सिल्फ एरियल जो है वो उसकी नींद को लंबा कर देता है। गार्डियन सिल्फ एरियल जो है वो सुपरनेचुरल मशीनरी को इंट्रोड्यूस करता है, और ये गार्डियन एंजल की तरह है, लेकिन ये एंजल के मुकाबले में स्मॉलर है, यानी उससे ज़रा छोटा है। बेलिंडा जब सो रही होती है तो उसका जो गार्डियन सिल्फ है वो बेलिंडा के ड्रीम में एक हैंडसम यंग मैन को भेजता है जो कि उसके कानों में एक विस्पर करता है। जब ये सिल्फ जो है बेलिंडा के कानों में विस्पर करता है तो बिल्कुल उसी तरह करता है जिस तरह मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न ने ईव को अटेम्प्ट करने के लिए इसके कानों में विस्पर किया था। और हम जो विस्पर है इसको देख के हमें सैटर्न की जो विस्पर है उसी की इको आती है।
हैंडसम यूथ जो है वो बेलिंडा को तमाम स्पिरिट्स के बारे में बताता है जो कि यंग अपर क्लास वीमेन को कंट्रोल, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। ड्रीम विजिटर्स इसके साथ साथ बेलिंडा को ये भी बताता है कि कभी वो भी इन ब्यूटीफुल वीमेन की तरह खूबसूरत हुआ करती थी, यानी ये जो स्पिरिट्स थी कभी ये भी यंग वीमेन होती थी। और इसके साथ साथ ही वो बेलिंडा को इन जो स्पिरिट्स हैं इनकी डिफरेंट काइंड्स के बारे में भी बताता है और इनकी 4 टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाता है। एरियल जो 4 टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाता है बेलिंडा को स्पिरिट्स की, उनमें नंबर 1 पे है सैलमेंडर्स और ये लाइन नंबर 59 से 60 पर डिस्कस की गई हैं और ये स्पिरिट्स ऑफ फायर हैं। नंबर 2 पे नेम्स 61 एंड 62 और ये वाटर स्पिरिट्स हैं। नंबर 3 पे नॉर्म्स 63 एंड 64 ये अर्थी टाइप्स की स्पिरिट हैं। नंबर 4 पे सिल्व्स 65 एंड 66 और ये एयर की स्पिरिट्स हैं। इसके साथ ही एरियल जो है बेलिंडा को ये बताता है कि जो स्पिरिट्स हैं इनमें सिल्व्स जो हैं वो सबसे बेहतर हैं और उनकी जॉब ये है कि वो यंग वीमन को उनके गुड नेम को हर किस्म की सोशल सिचुएशन में प्रोटेक्ट करें। वो बेलिंडा को ये भी बताता है कि कुछ यंग वीमन इसलिए र्यून होती हैं, इसलिए डिस्ट्रॉय होती हैं कि वो सिल्व्स की बजाय मलेशियस नॉर्म्स की प्रोटेक्शन में होती हैं, लेकिन बेलिंडा जो है वो फॉर्चुनेट है क्योंकि वो नॉर्म्स की बजाय सिल्व्स की प्रोटेक्शन में है। और ये जो सिल्व्स हैं ये बेलिंडा को पार्टीज़ में, उसकी सोशल लाइफ में, सोसाइटी में अप्स एंड डाउन्स में उसको गाइड करेंगी, उसको सीधे रास्ते पर रखेंगी। अगर आप इन स्पिरिट्स की डिटेल लेना चाहते हैं तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है द रेप ऑफ द लॉक, इसमें जो कैंटो 2 है उसको देख लीजिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक में जो अनदर मोक एपिक मोमेंट देखते हैं वो ये है कि जो सीरियस पोएम इलियड है उसमें हीरो को प्रोटेक्ट, उसको गाइड जो है वो ग्रीक गॉड्स करते हैं, जैसे कि यूस और अथीना अपने हीरो को गाइड करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन बेलिंडा जो इस पोएम की हीरोइन है उसकी प्रोटेक्शन यंग वीमन की स्पिरिट्स कर रही हैं, बेलिंडा को वो गाइड कर रही हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये अनदर मोक एपिक मोमेंट है। एरियल जो कि ड्रीम विजिटर है वो इन सिल्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो बेलिंडा का स्पेशल गार्डियन है। इसके साथ साथ ही एरियल हमें पोएम में पहली दफ़ा इस बारे में फर्स्ट साइन देता है कि बेलिंडा के साथ इस पोएम में कुछ बुरा होने वाला है। एरियल बेलिंडा को बताता है कि उसके पास एक अप्रोचिंग डायर इवेंट, एक बुरे वाक़े की, एक बचगोने की एक प्रीमोनिशन है और वो कहता है कि बेलिंडा को अपनी केयर करने की ज़रूरत है, उसे चाहिए कि वो अपनी हिफाजत करे। लाइन नंबर 115 टू 128। अब बेलिंडा का पेट डॉग शॉक जो है वो बेलिंडा को उठा देता है। बेलिंडा उठते ही कुछ लव लेटर पढ़ती है और जल्द ही वो एरियल के मैसेज की इंपॉर्टेंस को भूल जाती है। बेलिंडा की एरियल के मैसेज की इंपॉर्टेंस को भूल जाने से हमें उसकी सेंस ऑफ वैनिटी के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि जब भी कोई शख्स बेलिंडा को प्रेज़ करता है, उसकी ब्यूटी की तारीफ़ करता है, तो बेलिंडा हर इंपॉर्टेंट चीज़ को भूल जाती है। बेलिंडा सिल्व्स और बैटी की मदद से अपने आप को ग्रूम करने का, अपनी ड्रेसिंग का एक एलेबरेट प्रोसेस स्टार्ट करती है और यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने हमें तमाम ब्रिटिश लिटरेचर में किसी भी लड़की के तैयार होने का, उसके मेकअप करने का, उसके गेट ड्रेस होने का सबसे ग्रैंडेस्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। यानी अलेक्जेंडर पोप ने बेलिंडा के मेकअप करने का, उसके तैयार होने का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो तमाम ब्रिटिश लिटरेचर में सबसे बड़ा है। बेलिंडा अपने बेड से उठती है, अपने मिरर के पास जाती है, वहाँ बैठती है और इनविजिबल सिल्व्स अपनी मेड की हेल्प की मदद से वो अपनी ज्वेलरी पहनती है, अपना मेकअप करती है, अपने बाल बनाती है और गेट ड्रेस होती है। बेलिंडा की जो ड्रेसिंग रूटीन है वो एपिक पोएट्री कन्वेंशन में उस सीन को इको करती है जब हीरो अपने आर्मर को ड्रेस करता है, यानी जब वो अपने आर्मर को पहनता है। इसके साथ साथ बेलिंडा के जो तैयार होने का सीन है वो उसमें हमें एक रिलीजियस इमेजरी भी मिलती है। जब बेलिंडा की मेड बेटी को उसको एक पैगन प्रीस्टिस के तौर पर प्रेजेंट किया गया है और बेलिंडा को एज अ गॉडेस के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। और बेलिंडा की जो ड्रेसिंग टेबल है वो सैक्रेड प्राइड की जो सैक्रेड राइट्स हैं उसकी आल्टर के तौर पर प्रेजेंट की गई हैं। लाइन नंबर 129 टू 148। यह लाइन हमें बेलिंडा के फेस के चर्च से हमें ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरीज की तरफ लेकर जाती हैं। बेलिंडा के ड्रेसिंग टेबल पर जो एक्जॉटिक आइटम्स रखे गए हैं वो उस सेंचुरी में यानी 18th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनिज्म के पीरियड की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। यानी जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म का जो उनका जो
डिफरेंट कंट्रीज़ में जो कंट्रोल था उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश शिप्स थी, जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, वो ऑल ओवर द ग्लोब जो डिफरेंट फैंसी गुडीज़ थी लाइक परफ्यूम और आइवरी, इनको लेने के लिए ऑल ओवर द ग्लोब सर्च कर रही थी। पूरी दुनिया में वो फिर रही थी, चक्कर लगा रही थी, ताकि वो इन गुडी आइटम्स को उन लोगों के लिए ला सकें जो कि इनको लेना अफोर्ड कर सकते हैं। और इसके साथ ही एंड में हम देखते हैं कि ब्लिंडा की जो ड्रेसिंग का सीन है वो अनदर मोक एपिक सीन है, क्योंकि ब्लिंडा की जो ड्रेसिंग है वो मोक एपिक सीन इस सेंस में है कि ये एपिक हीरो के तैयार होने को मोक कर रही हैं। जिस तरह से एपिक हीरो आर्मिंग करते हैं, जिस तरह से वो अपने वेपन्स पहनते हैं, इसको ये मोक कर रही है। ब्लिंडा के जो कॉम्स हैं, पिन्स और कॉस्मेटिक्स हैं, वो एपिक हीरो की वेपन्स की जगह ले लेते हैं। जब ये कहा जाता है कि ए फुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स, तो ब्लिंडा के जो तमाम कॉम्स और पिन्स और कॉस्मेटिक्स हैं, ये एपिक हीरो के वेपन्स को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ब्लिंडा के साथ जो सिल्फ्स हैं वो सीक्रेटली काम कर रहे हैं, वो उसके मेड के साथ सीक्रेटली काम कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि इस पोएम के जो करैक्टर हैं वो सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस में है, यानी उनको सुपर नेचुरल मशीनरी जो है वो कंट्रोल कर रही है। डियर व्यूवर्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।